एक और प्रश्न आता है कि क्या हमारे देश में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है या एकात्मक अपनाई गई है। तो दोनों के कुछ एलिमेंट्स हमने लिए हैं, कुछ एलिमेंट्स दोनों के लिए हैं। कुछ विशेषताएं हमारे संविधान में संघात्मक ढांचे की हैं और कुछ विशेषताएं एकात्मक ढांचे की हैं। तो संघ का जो शुद्ध रूप है, प्योर जो उसकी फॉर्म है, वह अमेरिका में देखने को मिलती है। हमारी फॉर्म जो है वो थोड़ी सी अलग है। जैसे आपने प्योर सोने के बारे में सुना होगा, 24 कैरेट का होता है, और जो हमारे ऑर्नामेंट्स बनते हैं वो 22 कैरेट के बनते हैं, है ना, 21 कैरेट के। इस तरीके से जो गोल्ड स्मिथ होते हैं उसमें बाकी जो मेटल्स हैं वो मिक्स करते हैं। तो आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि अमेरिका का जो संघ है वह प्योर गोल्ड है, और कनाडा का जो संघ है उसमें थोड़ा से कुछ और भी मेटल्स मिले हुए हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। सो लाइकवाइज हमारा भी जो संघ है वह थोड़ा सा डिफ़र करता है अमेरिका के संघ से। इसलिए हमारे देश के संविधान में हमने दोनों ही प्रकार की ढांचों की विशेषताएं ली हैं। तो सबसे पहले हम डील करेंगे कि हमने कौन सी विशेषताएं संघात्मक ढांचे की ली है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हमारे देश में भी एक संघीय प्रणाली पाई जाती है, फेडरल स्ट्रक्चर पाया जाता है हमारे देश में, जिसके कारण हम कह सकते हैं। तो उनको समझते हैं। तो ऐसी पहली विशेषता डुअल गवर्नमेंट है, दो प्रकार की सरकारें हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि भारत एक संघीय प्रणाली वाला देश है। दो प्रकार की सरकारों का मतलब ये है कि एक केंद्र की सरकार जो दिल्ली में बैठती है और बाकी राज्यों की सरकारें। तो हमने पाया होगा कि राजस्थान की अपनी सरकार है, गुजरात की अपनी है, हिमाचल की अपनी है। इस तरीके से राज्यों की अपनी अपनी सरकारें हैं, और इन दोनों ही सरकारों के जो दायरे हैं, जो उनकी लिमिटेशंस हैं, जो उनकी शक्तियां हैं, वो तय कर दी गई हैं संविधान के द्वारा। संविधान के द्वारा जो केंद्र की सरकार है, जो दिल्ली में बैठती है, उसको शक्तियां दी गई हैं, जैसे कि नेशनल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन। तो करेंसी हमारे देश में एक ही चलती है ना, एक ही प्रकार का नोट हिमाचल में भी पाया जाता है, केरला में भी एक ही प्रकार का नोट पाया जाता होगा। तो करेंसी सारे देश की एक है। कम्युनिकेशन जो संचार के साधन है वह भी हमारे देश में एक ही है। जैसे आपने पोस्ट ऑफिसेज के बारे में सुना होगा, तो ये सेंटर के अंडर आता है। फिर रेलवेज़ के बारे में आपने सुना होगा, रेलवे भी क्या है, सेंटर के अंडर आता है। और जो हमारी डिफेंस है, आर्मी जो है वो पूरे देश की है। ऐसा तो नहीं है कि किसी राज्य की अपनी आर्मी है, राज्य की पुलिस हो सकती है। तो राज्यों को भी अपनी शक्तियाँ दी गई हैं, राज्यों को शक्तियाँ दी गई हैं कि वह अपने दायरे में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए अपनी पुलिस बनाएंगे। इस प्रकार से हम पाते हैं कि हर राज्य की अपनी अपनी पुलिस होती है। हिमाचल की अपनी पुलिस है, पंजाब की अपनी पुलिस है, जम्मू एंड कश्मीर की अपनी पुलिस है। तो इसका काम होता है कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, किसी राज्य के अंदर कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। तो पुलिस इतना सा काम करती है। देन एग्रीकल्चर, जो कृषि है, वह भी राज्य का विषय है। तो इस तरीके से राज्यों को कुछ शक्तियां दी गई हैं। तो यहाँ पर हमारे देश में दो प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं, जो इस तरफ इंडिकेट करती है कि हमारे देश में संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है। तो ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता आती है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। संघात्मक व्यवस्था में लिखित संविधान पाया जाता है। जैसे कि अमेरिका में प्योरली फेडरल स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पर लिखित संविधान पाया जाता है। कनाडा में भी लिखित संविधान पाया जाता है, इंडिया में भी लिखित संविधान पाया जाता है। तो जहाँ पर भी संघात्मक व्यवस्था होती है वहाँ पर लिखित संविधान पाया जाता है। जब हमारे देश का संविधान बनके तैयार हुआ था तो 395 अनुच्छेद थे, 22 पार्ट्स थे उसके, एंड 8 अनुसूचियाँ थी। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। 2019 का आंकड़े की यदि हम बात करें तो यहाँ तक पहुँचते हमारे देश के संविधान में 470 के करीब अनुच्छेद हो जाते हैं, 12 अनुसूचियाँ हो जाती हैं, और 25 के करीब हमारे देश के संविधान के भाग बन जाते हैं। अब इस संविधान में साफ साफ लिखा होता है कि केंद्र जो सरकार है उसकी शक्तियाँ क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं और उसका दायरा क्या है। इसमें राज्य की सरकार के बारे में भी लिखा होगा कि उसकी शक्तियाँ क्या हैं
उसकी लिमिटेशंस क्या है, दायरा क्या है और उसके कार्य क्या है। तो क्लियर कट हमारे संविधान में ये दोनों के बारे में लिखा होगा। ऐसा क्यों जरूरी है कि संघात्मक व्यवस्था में लिखित संविधान चाहिए होता है? वो इसलिए ज़रूरी है, यदि कल को राज्य और केंद्र के बीच कोई विवाद हो जाता है कि ये वाला जो सब्जेक्ट था वो मेरा था, इसके ऊपर आपने कानून बना दिया, तो फिर वो मामला न्यायपालिका में जाएगा, न्यायपालिका डिसीजन करेगी, चेक करेगी कि किसकी शक्ति है। तो इसलिए लिखित में होना बड़ा ज़रूरी है। एकात्मक शासन प्रणाली में ऐसी व्यवस्था होना जरूरी नहीं है, संघात्मक में ज़रूरी है। तो दूसरी विशेषता है संघात्मक व्यवस्था की हमारे संविधान में लिखित संविधान। हमारे देश का संविधान ना केवल लिखित है बल्कि एक काफ़ी लंबा चौड़ा संविधान है। अगली विशेषता आती है शक्तियों का विभाजन। हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्य में। तो ये विशेषता भी संघात्मक शासन प्रणाली की बताई जाती है, जहाँ पर शक्तियों का विभाजन क्लियर कट संविधान में किया गया होता है। और संविधान की अनुसूची 7वीं, जिसमें 3 प्रकार के विषयों का जिक्र किया गया है, 3 प्रकार की लिस्टें बनाई गई हैं। पहली जो लिस्ट है उसको कहते हैं यूनियन लिस्ट, केंद्रीय विषय, जिसके ऊपर केवल केंद्र की सरकार ही कानून बना सकती है। और जब हमारा संविधान बना था तो ये मामले 97 थे। 97 विषय ऐसे थे, 97 विषय ऐसे थे जिसमें केवल केंद्र की सरकार कानून बना सकती थी। और 66 जो सब्जेक्ट्स हैं वह इसी अनुसूची में राज्यों को दिए गए हैं। इसके ऊपर केवल राज्य की सरकार ही कानून बना सकती है। और एक तीसरी लिस्ट आती है जिसको हम समवर्ती सूची कहते हैं, जिसके विषय थे 47। इसके ऊपर दोनों ही केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं। तो शक्तियों का विभाजन जब संविधान में कर दिया जाता है, क्लियर कट केंद्र और राज्यों में उनके दायरे निश्चित किए जाते हैं, दोनों ही अपने दायरों के अंदर काम करेंगे, अपनी लिमिटेशंस में काम करेंगे, एक दूसरे के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें इंटरवेंशन नहीं करेंगे। इसी को हम बोलते हैं शक्तियों का विभाजन। और ये विशेषता भी संघात्मक शासन प्रणाली की पाई जाती है, जो कि हमारे संविधान में ली गई है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था की एक विशेषता ये भी होती है कि यहाँ पर संविधान सर्वोच्च होता है। हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता तय करी गई है। वो इसलिए तय करी गई है क्योंकि संविधान में क्लियर कट लिखा होगा शक्तियों के बारे में, राज्यों के बारे में और केंद्र की शक्तियों के बारे में। और दोनों को अपने ही दायरों के अंदर काम करना पड़ेगा। राज्य सरकार को भी अपने शक्तियों के दायरे में काम करना पड़ेगा और केंद्र की सरकार को भी अपनी शक्तियों के दायरे में काम करना पड़ेगा। राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो उसके दायरे से बाहर है, यानी कि जिसका जिक्र संविधान में नहीं किया गया है। यदि केंद्र की सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान की मूलभूत जो धारणा है उसको परिवर्तित करने का प्रयास करती है, तो भारत की न्यायपालिका उस प्रावधान को अवैध घोषित कर सकती है, नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। हमारे देश में हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार मिला है, जुडिशियल रिव्यू जिसको बोलते हैं। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि यदि हमारे देश की संसद कोई ऐसा कानून बना देती है जो कि संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तित करता है, तो उस प्रावधान को न्यायपालिका में लेके जाया जा सकता है। और अगर न्यायपालिका ये पाती है कि ये सच में ही मूलभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, तो उस कानून को नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि हमारे देश में जो संविधान की सर्वोच्चता रखी गई है, इस सर्वोच्चता को कभी भी ख़त्म करने का प्रयास नहीं किया जा सकता। और यदि किया जाएगा तो उस कानून को ही अवैध घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट फीचर आती है, हमारे देश का संविधान कठोर है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जिसको आसानी से नहीं बदला जा सकता। तो संविधान की सर्वोच्चता तभी स्थापित हो सकती है
पिछले पॉइंट से ही जुड़ा हुआ पॉइंट है कि संविधान की सर्वोच्चता तभी स्थापित हो सकती है जब हम अपने संविधान को परिवर्तित करने का प्रावधान काफ़ी कठोर रख देंगे, काफ़ी मुश्किल रख देंगे, जिसको आसानी से नहीं बदला जा सकता। और हमारे देश में केंद्र और राज्यों से संबंधित कोई भी जो मामले होते हैं, केंद्र और राज्यों से संबंधित कोई भी जो कानून होते हैं, उनको आसानी से नहीं बदला जा सकता। इसके लिए दोनों सदनों के उपस्थित सदस्य जो कि बहुमत में होने चाहिए, और उन उपस्थित सदस्यों में से टू थर्ड मेंबर जो है वो राजी होने चाहिए, और उसी के साथ यानी कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए यदि केंद्र और राज्यों से संबंधित कोई कानून को परिवर्तित करना है। उसी के साथ कम से कम आधे राज्य 1/2, हमारे देश में यदि 28 राज्य हैं तो उनमें से 14 राज्यों के द्वारा उस कानून को सहमति मिलनी चाहिए। तो ये वाला जो प्रोसेस है वह काफ़ी कठिन है। तो केंद्र और राज्यों से संबंधित हमारे देश में यदि फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करने का प्रयास किया जाता है तो इस तरीके से राज्यों की भी सहमति ली जाती है। इसका एग्जांपल मैं जीएसटी दूंगा। अभी गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स आया था, क्योंकि राज्य अलग से टैक्स लगा रहे थे और केंद्र जो है वो अलग से टैक्स लगा रहे थे, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट से, चाहे बिस्किट हो, उसके ऊपर लगता है अप्रत्यक्ष कर। वो जो अप्रत्यक्ष कर है उसको जीएसटी के दायरे में लाने का प्रयास किया गया और कहा गया कि पूरे देश में एक ही प्रकार का टैक्स लगाया जाएगा। उसमें परिवर्तन जब करना था तो ये केंद्र और राज्यों से संबंधित कानून था, क्योंकि इससे राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं भी प्रभावित होने वाली थी। तो केंद्र ने बोला कि हम सभी मिलकर एक जीएसटी एक्ट लाएंगे और उसमें एक ही टैक्स पूरे देश में लागू होगा। तो उसके लिए अमेंडमेंट किया गया हमारे संविधान में, जिसको 101st अमेंडमेंट कहते हैं, 101वां संवैधानिक संशोधन। इसमें दोनों जो संसद के सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा में से इस एक्ट को पारित होना पड़ा। फिर उसके बाद कम से कम हमारे देश के जो आधे राज्य थे उनको इसके लिए सहमत होना पड़ा। आधे राज्यों से आगे भी हो सकते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपनी मोहर लगाता है। देन उसके बाद जीएसटी एक्ट। तो यहाँ पर सिंपल सी बात ये कही जा रही है कि मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा संविधान कम्प्लीटली रिजिड है। हमारे संविधान में बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिनको आप आसानी से भी परिवर्तन कर सकते हैं, बट जो केंद्र और राज्यों से संबंधित मामले हैं, से संबंधित कानून हैं, उनको आसानी से नहीं बदला जा सकता। उसके लिए जो प्रक्रिया फॉलो करी जाती है वो कठोर प्रक्रिया है। इसको बोलते हैं कि हमारे देश के संविधान के ऊपर फेडरल जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए। तो केंद्र और राज्यों से संबंधित कानूनों को आसानी से नहीं बदला जा सकता, इसीलिए इसको हम कठोर संविधान बोलते हैं। और ये जो विशेषता है वह भी इंगित करती है कि हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश की जो शासन प्रणाली है, दैट इज़ संघात्मक। अगली विशेषता संघात्मक शासन प्रणाली की होती है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। न्यायपालिका कानूनों की रक्षा तभी कर पाती है जब वो स्वतंत्र होती है। तो हमारे देश के संविधान में कुछ ऐसी चीज़ें अडॉप्ट करी गई हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो जो जजेस का जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो 65 साल तक अपने ऑफिस के ऊपर रह सकते हैं, और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो 62 साल तक रह सकते हैं। इनकी सुपर एनुएशन यानी कि रिटायरमेंट की जो एज है, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 65 है, और जो हाई कोर्ट है उसकी 62 है, और इसकी मिनिमम एज का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो सबसे पहले इनका जो कार्यकाल है वह सुरक्षित है, ठीक है। उनको कभी भी मन मर्जी से नहीं हटाया जा सकता। किसी जज को हटाना है तो उसके लिए भी एक विशेष प्रक्रिया फॉलो करी जाती है। दूसरा, इनकी जो सर्विस की कंडीशंस है वो भी फिक्स कर दी गई है कि उनकी जो कंडीशंस हैं वो सारी की सारी तय कर दी जाती हैं कि ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तीसरा, हमारे देश में न्यायिक पुनर्निरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू, ये भी इंडिकेट करता है हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को।
कि यदि हमारे देश की संसद या किसी राज्य की विधानसभा कोई ऐसा कानून बना दे जो कि संविधान के मूलभूत ढांचे के साथ छेड़छाड़ करता है, तो उसका न्यायिक पुनर्निरीक्षण किया जाता है न्यायपालिका के द्वारा, और उस कानून को अवैध घोषित किया जा सकता है, उस अमेंडमेंट को अवैध घोषित किया जा सकता है। जैसे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से जुड़ा हुआ एक मामला है कि अभी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं और हमारे जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं, इनकी नियुक्ति कोलिजियम सिस्टम से करी जाती है। कोलिजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस होते हैं, और ये जो जजेस होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए, और उनके नाम आगे राष्ट्रपति को भेजे जाते हैं, फिर राष्ट्रपति उसको फाइनलाइज करता है। तो ये कोलिजियम सिस्टम को हटाने के लिए 2015 में एक एक्ट लाया गया था जिसको बोलते हैं NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया था सरकार के द्वारा। उस समय की जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी उसके द्वारा ये एक्ट लाया गया। ये एक्ट भी बनता है इनफैक्ट, इसको आप चेक करना कि कौन सा एक्ट था। 99th एक्ट था, ठीक है, 99th एक्ट आई थिंक। तो 99th जो एक्ट जो संशोधन लाया गया था, सॉरी एक्ट नहीं संशोधन, जो संशोधन लाया गया था, और एक्ट भी बनता है ये, क्योंकि दोनों ही सदनों के द्वारा ये पारित कर दिया जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इसमें हो जाते हैं, और फिर ये मामला कहाँ पे जाता है? न्यायपालिका के पास जाता है, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा हमारे जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति में, तो उससे हमारे देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। इसलिए उन्होंने इस एक्ट को नल एंड वॉइड कर दिया, यानी कि इसको अवैध घोषित कर दिया, और ये 2015 के बाद ऑपरेशन में नहीं रहता है। तो संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ भी खिलवाड़ करता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि न्यायपालिका के पास कितनी पावर्स हैं कि जब उनकी फ्रीडम, उनकी इंडिपेंडेंस के ऊपर अटैक होता है तो वो अपनी इंडिपेंडेंस को कैसे बचाते हैं। ये विशेषता भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है, ये भी संघात्मक शासन प्रणाली में ही पाई जाती है, क्योंकि कोई भी न्यायपालिका तभी किसी मामले का निपटारा बिना पक्षपात के तभी कर सकते हैं जब वह स्वतंत्र होते हैं। दूसरा पॉइंट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 131 में ओरिजिनल यूरिडिक्शन का वर्णन किया गया है, जिसको प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र कहते हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय का होता है। प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र का मतलब ये है कि ऐसे मामले जो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही लेके जाए जा सकते हैं, इसको हाई कोर्ट में नहीं लेके जाया जा सकता, उच्च न्यायालय में नहीं लेके जाया जा सकता। वो मामले कौन से हैं? वो मामले ये हैं कि यदि 2 राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाता है, जैसे पंजाब और हरियाणा के बीच कोई विवाद हो जाता है, तो इस मामले को पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, वो नहीं सुन सकता। ये मामला सीधा जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। इसके अलावा यदि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के बीच कोई मतभेद हो जाता है कि ये वाला कानून हमारा था, ये हमारा विषय था, इसके ऊपर आपने कानून बना दिया, ये मामला भी कहाँ पे जाएगा? सीधा सर्वोच्च न्यायालय। इसी को बोलते हैं प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ऐसे मामले जो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में सुने जाएंगे, अनुच्छेद 131 में इसका जिक्र किया गया है। तो इसलिए भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता जरूरी है कि जब 2 राज्यों का कोई विवाद लेके वहाँ पे जाया जाएगा, जब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को लेकर कोई विवाद हो जाएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय उसका निपटारा करेगा। और जब ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा तो ये जरूरी है उसका स्वतंत्र होना। ऐसा ना हो कि वह सरकार के प्रभाव में हो, केंद्र सरकार के प्रभाव में होगा तो वह वैसा ही फैसला देगा जो केंद्र सरकार को सपोर्ट करेगा, उसको फेवर करेगा। दैट इज़ वाई न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बड़ा ज़रूरी है, और ये विशेषता पाई जाती है संघात्मक शासन प्रणाली में। तो जितने भी जो पॉइंट्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, चाहे वह संविधान की सर्वोच्चता है, चाहे वह संविधान का कठोर रूप है, चाहे न्यायपालिका की स्वतंत्रता है,
तो इनको यदि आप अलग अलग पढ़ेंगे, आइसोलेशन में पढ़ेंगे तो शायद ही आपको समझ आए। इनको आप इकट्ठे पढ़ेंगे तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे एक चैन देखते हैं, उसके जो कड़ियाँ होती हैं वो जुड़ी होती हैं, वैसे ही ये कड़ियाँ भी आपस में जुड़ी होती हैं। सो एक को समझने के लिए आपको दूसरे को भी समझना पड़ेगा, दूसरे को समझने के लिए तीसरे को भी समझना पड़ेगा। नेक्स्ट फीचर आती है द्विसदनात्मक व्यवस्था। हमारे देश में बाईकैमरलिज्म फॉलो किया गया है, जिसका मतलब है कि हमारे देश की संसद के 2 सदन हैं, एक को लोकसभा कहते हैं और दूसरे को राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। जो हमारे सांसद होते हैं, जैसे लोकसभा का चुनाव होते हैं तो डायरेक्टली हम अपने सांसद को वोट करते हैं, आगे जाकर सांसद तय करते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो प्रधानमंत्री हमारी लोकसभा के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो ये तो लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और ये निचला सदन कहलाता है लोकसभा, और ये पावरफुल होता है कंपैरेटिवली। राज्यसभा की यदि हम बात करें तो ये थोड़ा सा वीक सदन कहलाता है, और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक सदन लोगों का, दूसरा सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए ये विशेषता भी संघात्मक व्यवस्था में पाई जाती है। जैसे कि अमेरिका के जो कांग्रेस है उसके भी 2 सदन है, एक राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये भी विशेषता किसकी पाई जाती है? संघात्मक शासन प्रणाली की। तो ये कुछ विशेषताएं थी जिनको हमने डिस्कस किया, जो सिर्फ संघात्मक व्यवस्था में पाई जाती है। हमने ब्लाइंडली संघात्मक व्यवस्था को फॉलो नहीं किया है, बल्कि कुछ विशेषताएं हमने एकात्मक ढांचे की भी ली हैं। अब उनको डिस्कस करेंगे। तो यूनिटरी जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, उसमें मैंने पहले ही आपको बताया है कि इसमें एक ही प्रकार की सरकार होती है जिसको राष्ट्रीय सरकार बोलते हैं। सेंट्रलाइज्ड होती है, केंद्रीकृत गवर्नमेंट होती है। इसमें शक्तियों का कोई भी विभाजन नहीं होता है। यदि कोई यूनिट बनाई जाती है, कोई प्रोविंस बनाया जाता है, तो वो केंद्र की मर्जी से बनाया जाएगा और उसको केंद्र कभी भी परिवर्तित कर सकता है। एंड इसमें यदि ये रीजनल गवर्नमेंट्स बनाई जाती हैं तो इनको डिक्टेशन मिलती है सेंटर की गवर्नमेंट से। तो हमारे देश के संविधान में कुछ विशेषताएं ऐसी भी हैं जो हमने एकात्मक शासन प्रणाली की अपनाई है, उनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहली विशेषता आती है, भारत के संविधान में केंद्र को मजबूत रखा गया है, शक्तिशाली रखा गया है। जिसका मतलब है कि केंद्रीय सरकार को ज़्यादा शक्तियां दी गई हैं और राज्य सरकार को कम शक्तियां दी गई हैं। हमारे देश के संविधान के जो अनुसूची 7वीं है, उसमें 3 प्रकार के विषयों का जिक्र है, जिसके बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पहली सूची जो है वह केंद्र की सूची है, जिसमें कितने विषय? 97 है। दूसरी सूची राज्य की सूची है, जिसके ऊपर केवल राज्य कानून बना सकते हैं। 66 सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको समवर्ती सूची हम हिंदी में बोलते हैं। इसमें 47 विषय हैं। तो जब हमारा संविधान शुरू हुआ था तो उस समय केंद्र को 97, राज्यों को 66 एंड समवर्ती सूची में 47 विषय। तो इन विषयों से ही हमें पता चलता है कि केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली रखा गया है। पहला पॉइंट ये है कि ज़्यादा शक्तियाँ केंद्र को दी गई हैं, 97 सब्जेक्ट दिए गए हैं, और राज्यों को कितने दिए गए हैं? सिर्फ 66। दूसरा पॉइंट आता है कि ये जो तीसरी समवर्ती सूची है, इसमें केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु यदि विवाद हो जाता है तो वो वाला कानून वैध माना जाएगा जो केंद्र के द्वारा बनाया गया है। और राज्य सूची में भी कुछ केसेस में केंद्र के द्वारा इंटरवेंशन करी जा सकती है। इन विषयों में भी हस्तक्षेप किया जा सकता है। यदि राज्यसभा सहमति दे दे, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र को कह दें कि हमारी राज्य सूची के ऊपर आप कानून बनाएं, यदि हमारे देश की राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे और ये कहे कि इस विषय के ऊपर संसद को कानून बनाना चाहिए, तो वो बनाया जाता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो केंद्र के पक्ष में ज़्यादा है। इस पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि हमारे देश का जो केंद्र है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, राष्ट्रीय सरकार है, इसको मजबूत रखा गया और जो राज्य की सरकारें हैं उनको वीक रखा गया, उनको कमज़ोर रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो इंडिकेट करता है कि हमारे देश के संविधान में एकात्मक ढांचा भी अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट फीचर जो है वो ये है कि राज्यों को आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। अमेरिका का जो संघ है
उसके बारे में कहा जाता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, कि वहाँ केंद्रीय सरकार को भी कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता और राज्यों को भी उनकी मर्जी के खिलाफ जाके ख़त्म नहीं किया जा सकता। किसी भी राज्य को यदि मर्ज करना है किसी दूसरे राज्य के साथ तो उसके लिए राज्यों की सहमति, उस राज्य की सहमति ली जाएगी। हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है। संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, आपस में मिलेंगे और इसके लिए उनको विशेष बहुमत की भी ज़रूरत नहीं है, स्पेशल मेजॉरिटी की भी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैं पहले बता रहा था, इसमें सिंपल मेजॉरिटी से ही किसी भी राज्य को परिवर्तित किया जा सकता है। तो आज तक के इतिहास में हम पाते ये हैं कि हमारे देश में बहुत सारे राज्य बने हैं। 1960 में जैसे महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य बन जाते हैं। 1966 में हरियाणा और पंजाब बन जाते हैं इजीली। 2000 में झारखंड बन जाता है, उत्तराखंड बन जाता है एंड छत्तीसगढ़ बन जाता है। 2014 में तेलंगाना बन जाता है आंध्र प्रदेश से अलग होकर, और इसके लिए कोई राज्यों की सहमति नहीं ली गई। इसके लिए सिंपल सा संसद में सामान्य बहुमत से वो प्रस्ताव पारित किया जाता है और राज्यों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो भारत का जो संघ, भारत के जो राज्य हैं या भारत का जो संघ है, इसको कहा जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, जिसका मतलब ये है कि राज्यों को आसानी से ख़त्म किया जा सकता है, उनका विनाश किया जा सकता है, एंड जो केंद्र है उसका विनाश नहीं किया जा सकता। तो केंद्र की जो है वह राज्यों का कभी भी विनाश कर सकता है, उनको कभी भी परिवर्तित कर सकता है। तो ये विशेषता हमें बताती है कि हमारे देश के संविधान में हमने एकात्मक ढांचे को अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट फीचर आती है एकात्मक ढांचे की हमारे संविधान में, वो ये है कि हमारे देश में एक ही संविधान पाया जाता है। तो संघात्मक शासन प्रणाली में जो प्योर होती है लाइक अमेरिका, वहाँ पर 2 प्रकार के संविधान पाए जाते हैं। एक केंद्र का संविधान होता है और एक राज्यों का संविधान होता है। तो अमेरिका में 50 राज्य हैं, उनका अपना संविधान भी अलग से है। परंतु दूसरी तरफ यदि हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर एक ही प्रकार का संविधान है जिसमें राज्यों का भी जिक्र किया गया है और केंद्र का भी जिक्र किया गया है। तो राज्यों का अलग से कोई भी अपना संविधान नहीं है। एक इसमें अपवाद बताया जाता था, एक्सेप्शन बताई जाती थी, वो थी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का अपना संविधान था जो कि अब आई थिंक ऑपरेटिव नहीं है, उसको इनऑपरेटिव कर दिया है 2019 से, 2019 से। तो अब हमारे देश में सभी राज्यों के लिए एक ही संविधान है, 2 संविधान नहीं है। तो 2 संविधान विशेषता होती है संघात्मक व्यवस्था की। एकात्मक व्यवस्था की विशेषता होती है एक ही संविधान। तो हमारे देश में एक संविधान का होना हमें इस बात की ओर इंगित करता है कि हमारे देश का जो ढांचा है वह एकात्मक है। नेक्स्ट फीचर आती है कि हमारे देश का संविधान कठोर होने के साथ साथ लचीला संविधान भी है। तो कठोर संविधान तब हम कहते हैं जब संविधान के कुछ प्रावधान आसानी से परिवर्तित नहीं किए जा सकते। तो वो जो प्रावधान है वह अल्पमत में है, उनकी संख्या कुछ ही है जिनको हम आसानी से परिवर्तित नहीं कर सकते, परंतु ज़्यादातर जो प्रावधान हमारे संविधान में हैं उनको आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। तो जो हमें इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमारे जो ढांचा है वह एकात्मक है। इंग्लैंड के अंदर भी एकात्मक ढांचा पाया जाता है, वहाँ आसानी से संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। सो हमारे देश के भी संविधान के बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनको आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है, सिंपल मेजॉरिटी से परिवर्तित किया जा सकता है। तो हमारे देश के संविधान का लचीला होना भी इस बात की ओर इंगित करता है कि इसमें एकात्मक ढांचे की भी विशेषता पाई जाती है। इसके अलावा यदि हमारे संविधान में कोई परिवर्तन करना हो तो उसकी शुरुआत केवल लोकसभा या राज्यसभा से हो सकती है। हमारे देश के संविधान में कोई भी संशोधन करना है, राज्यसभा भी उसकी शुरुआत कर सकता है और लोकसभा भी उसकी शुरुआत कर सकता है। परंतु अमेरिका में यदि संविधान में कोई परिवर्तन करना है तो वहाँ के राज्य भी उसकी शुरुआत कर सकते हैं। अमेरिका के राज्य भी उस प्रस्ताव को पेश कर सकते हैं कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए। तो शुरुआत करने का अधिकार राज्यों को भी है, हमारे देश में केवल केंद्र को है। केवल केंद्र को संशोधन करने का अधिकार होने का भी ये मतलब है कि हमारे देश में ये जो
विशेषता है, ये इंडिकेट करती है कि एकात्मक ढांचा पाया जाता है। नेक्स्ट फीचर आती है कि राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है, जिसका मतलब ये है कि हर राज्य से जो संख्या है कि जो राज्यसभा के लिए जाती है उनकी जो संख्या है वह डिफरेंट है। जैसे किसी राज्य से एक व्यक्ति ही राज्यसभा में जा सकता है, यूपी जैसे राज्य से 31 व्यक्ति भी जाते हैं, हिमाचल प्रदेश से 3 व्यक्ति भी जाते हैं। तो इस तरीके से राज्यों की जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग रखी गई है। परंतु दूसरी तरफ यदि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का जो ऊपरी सदन है जिसको सीनेट कहते हैं, उसमें प्रत्येक राज्य से 2 व्यक्ति सीनेट में जा सकते हैं। हमारे देश में जो संख्या है वो अनइक्वल रखी गई है, एक समान नहीं रखी गई है, परंतु यूएस में 2-2 मेंबर्स जाएंगे। तो ये पॉइंट भी हमें इस ओर इंगित करता है कि जब हर राज्य को एक बराबर दर्जा नहीं माना जा रहा है, राज्यसभा में हर राज्य को एक बराबर दर्जा नहीं दिया जा रहा है, तो ये भी इस बात की ओर इंगित करता है कि ये एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। नेक्स्ट फीचर आती है, हमारे देश के संविधान में इमरजेंसी का प्रावधान किया गया है, आपातकाल का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 352, 356 एंड 360। 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र करता है, एंड 356 जो है वह प्रेसिडेंट रूल का जिक्र करता है, राष्ट्रपति शासन का, जिसको राज्य के अंदर लगाया जा सकता है। और फिनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत लगाया जा सकता है। तो जब इमरजेंसी हमारे देश में लगाई जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है या राष्ट्रपति शासन किसी राज्य के अंदर लगाया जाता है, तो उस समय हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से एकात्मक बन जाता है, पूरी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती है। इसका एग्जाम्पल है 1975 में जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी तो सारी शक्तियां इंदिरा गांधी जी के पास थी, किसी राज्य की सरकार के पास कोई भी पावर नहीं थी। तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो भी आदेश दिए जाते थे वो फॉलो करे जाते थे, राज्यों के पास कोई शक्ति नहीं थी। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है और दूसरी तरफ यदि किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसकी शक्तियां भी किसके पास चली जाती है, केंद्र के पास चली जाती है। तो इमरजेंसी का होना भी हमारे देश के संविधान में इस बात की ओर इंगित करता है कि उस दौरान सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं। तो ये जो रूप है, ये जो सबरूप है हमारे देश के ढांचे का, ये एकात्मक हो जाता है। नेक्स्ट फीचर आती है सिटीजनशिप। हमारे देश में एक ही प्रकार की नागरिकता पाई जाती है। एक ही प्रकार की नागरिकता पूरे देश के नागरिकों के लिए होने का मतलब यह है कि ये भी एकात्मक ढांचे की विशेषता है। इंग्लैंड में भी एक ही प्रकार की नागरिकता पाई जाती है जहाँ पर एकात्मक ढांचा पाया जाता है, एंड चाइना में भी एकात्मक ढांचा पाया जाता है, वहाँ पर भी एक ही प्रकार की नागरिकता पाई जाती है। दूसरी तरफ यदि हम अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रकार की नागरिकताएँ पाई जाती हैं। एक व्यक्ति पूरे देश का नागरिक होता है और किसी राज्य का भी नागरिक होता है। और यदि हम स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड के अंदर भी, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पर भी 2 प्रकार की नागरिकताएं पाई जाती है। एक व्यक्ति केंद्र का भी, पूरे देश का भी नागरिक होता है और जिस कैंटोन में वो रह रहा है उसका भी नागरिक होता है। और नेक्स्ट यदि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में भी 2 प्रकार की नागरिकताएं पाई जाती है। यहाँ पर भी संघात्मक व्यवस्था अडॉप्ट करी गई है, यहाँ पर भी 2 प्रकार की नागरिकताएं पाई जाती है। कोई व्यक्ति पूरे देश का भी नागरिक होता है और राज्यों के अंदर का भी नागरिक होता है। और हमारे देश में एक ही प्रकार की नागरिकता पाई जाती है। तो एक ही प्रकार की नागरिकता अक्सर हमें एकात्मक ढांचे वाले देशों में देखने को मिलती हैं, जैसे कि इंग्लैंड और चाइना। तो ये वाली विशेषता भी इस ओर इंगित करती है कि हमारे देश में एकात्मक व्यवस्था के भी कुछ गुण पाए जाते हैं। हमारे देश की जो न्यायपालिका है दैट इज़ एकीकृत, इंटीग्रेटेड जुडिशरी इसको कहते हैं। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे तहसील लेवल का कोर्ट होगा। तो तहसील लेवल का मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो मामला है वह हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। इसी को बोलते हैं एकीकृत, चरणबद्ध तरीके से ये आपस में जुड़ी हुई है। और दूसरी तरफ यदि हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर
केंद्र के लिए अलग से जुडिशरी जिसको फेडरल कोर्ट कहा जाता है, और राज्यों के लिए अलग से न्यायपालिका है। केंद्र की जो न्यायपालिका है वो सिर्फ केंद्र के मामलों को सुनती है, केंद्रीय विषयों को सुनती है, और राज्य की न्यायपालिका राज्यों के मामलों को सुनती है। राज्य का कोई भी विषय वहाँ पर फेडरल कोर्ट में नहीं जाता है। और दूसरी तरफ हमारे देश में क्या है, ये आपस में जुड़ी हुई है। तो एकीकृत जो न्यायपालिका है वह केवल एकात्मक ढांचे वाले देशों में पाई जाती है, और एकीकृत न्यायपालिका का होना भी इस ओर इंगित करता है कि हमारे देश में एकात्मक ढांचा पाया जाता है। नेक्स्ट फीचर आती है राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। भारत का राष्ट्रपति तय करता है कि किस राज्य में कौन राज्यपाल होगा। जैसे कि हिमाचल का जो राज्यपाल है वो किसके द्वारा नियुक्त किया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। तो राज्यपाल को कहा जाता है ये एजेंट है, राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। कभी कभार इसको रबर स्टंप भी कहा जाता है कि जैसे राष्ट्रपति कहता है वैसे ये करता है, क्योंकि नियुक्ति किसने करी है, राष्ट्रपति ने करी है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वह चुन के आता है पूरे देश से, और वहाँ के जो राज्यों के जो राज्यपाल हैं वह भी चुन के आते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अमेरिका में जो राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है वहाँ के राष्ट्रपति के लिए, वो अपने राष्ट्रपति से बिल्कुल फ्री है। और हमारे देश के जो राज्यपाल हैं वह राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार हैं। और अल्टीमेटली हमें भी पता है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन कर रहा है। राष्ट्रपति किस व्यक्ति को चुना जाता है, जो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। और अल्टीमेटली राष्ट्रपति अपनी रिपोर्ट किसको देता है, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को। तो जो केंद्र की सरकार कहेगी वही राष्ट्रपति मानता है, और आगे वो अपने राज्यपाल को भी वैसे ही निर्देश देता है। तो अभी हमने हाल ही में पाया है कि तमिलनाडु में वहाँ की सरकार, जो कि वैसी सरकार नहीं है जो कि केंद्रीय सरकार के साथ कुछ बातों को लेकर इत्तेफाक रखती है, तो उन राज्यों के राज्यपालों ने वहाँ के मुख्यमंत्रियों के आदेशों को फॉलो करने से मना कर दिया। ऐसा क्यों किया गया होगा? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये वाली विशेषता भी एकात्मक ढांचे की ही है। तो इस तरीके से हमने दोनों के डिफरेंसेस को जाना। संघात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था, कौन से ऐसे गुण हैं जो हमारे संविधान में एकात्मक है और कौन से ऐसी विशेषताएं हैं जो संघात्मक हैं। तो दोनों का मिला जुला रूप है। तो जब कभी प्रश्न आए कि हमारे देश का जो संविधान है वह संघात्मक है या एकात्मक है, तो हम आंसर ये कर सकते हैं कि दोनों की विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। सो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। कंपैरेटिव एनालिसिस नाम से इसको अपलोड कर दिया जाएगा।